हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपनी एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो हम आज अपना जो क्लास 6 पढ़ रहे थे उसका हम चैप्टर 3 आज देखेंगे। तो 3 है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। देखिए हिस्ट्री सॉरी एनसीईआरटी जो है ना वो हमारे हर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं, इससे बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बच जाती है सब्जेक्ट की, जिससे हम मेंस के आंसर्स अच्छी तरीके से लिख पाते हैं। तो इसलिए आपको ये पढ़ लेनी चाहिए, इसके नोट्स बना लेने चाहिए और इसकी एक्सरसाइज जो रहती है पीछे वो भी कर लेनी चाहिए। तो अभी छोटी क्लास की बुक्स हैं तो अभी इतना कम इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, तो मैं आपको बताती जाऊंगी कि आपको क्या इसमें से नोट कर लेना चाहिए। तो देखिए हम देखते हैं इस चैप्टर में क्या दिया है। भोजन संग्रह से उत्पादन तक। ठीक है, पहले क्या करते थे जो पुराने आदि मानव थे, तो वो लोग क्या करते थे, पहले भोजन को इकट्ठा करते थे। ठीक है, इकट्ठा कर लिया जो भी मिला खाने के लिए। फिर धीरे धीरे ना वो उससे इकट्ठा करने की बजाय उसको उत्पादन उगाने लगे। ठीक है, जानवर थे तो पहले ऐसी शिकार करते थे, फिर उनको मतलब अच्छे से उनकी देखभाल करके पालते थे, फिर उनको उनसे मतलब मांस या फिर दूध वगैरह उनको लेते थे अपने उपयोग के लिए। तो अब हम देखते हैं इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। देखिए, आज हमें अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा उगाई गई फसलों और पाले हुए पशुओं से मिलता है। ठीक है, मतलब हमें इनने ये कहा है कि हमें अपना जो खाने की चीज़ें हैं वो डिफरेंट चीज़ों से मिलती हैं, तो फसल से या पशुओं से। ठीक है, लेकिन हमें क्या है ना जो फसलें हैं वो सारी एक ही समय नहीं लग जाती, उनको हमें उगाने के लिए अलग अलग समय चाहिए है। अलग अलग जलवायु उसके लिए लगती है। जैसे आप देखेंगे कि जो चावल है ना, धान, उसको उगाने के लिए गेहूं है ना, उसकी तुलना में हमें ज्यादा पानी चाहिए है। इसलिए जो धान चावल है वो बिहार, वो जो मतलब आप कहते हैं ना गंगा बाढ़ के मैदान, उधर पे ज्यादा होगा जहां पर पानी ज्यादा मिल सकेगा। तो धान की खेती के लिए हमें गेहूं से ज्यादा पानी चाहिए होता है। इसलिए हम देखते हैं कि किसान विशेष फसल विशेष क्षेत्रों में ही उगाते हैं। मतलब फसल के लिए भी उसके अनुकूल मिट्टी होनी चाहिए, जलवायु होनी चाहिए। यदि नहीं यही नहीं, पशुओं को भी अपने अनुकूल वातावरण की आवश्यकता होती है। तो देखिए जो पशु होते हैं ना उनको भी अपने अनुसार वातावरण चाहिए है। जिससे जो पहाड़ होंगे वहां आपको भेड़ बकरियां ज्यादा दिखेंगी, है ना। तो अब क्या हुआ, खेती और पशुपालन की शुरुआत। ठीक है, दुनिया की जलवायु बदलती रहती है, हमने अध्याय 2 में देखा था। साथ ही लोग जिन वनस्पति और पशुओं का भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं वे भी बदलते रहते हैं। मतलब समय के साथ चीजें बदलती हैं। तो बीज इनने क्या देखा, इनने पहले देखा कि मतलब पहले क्या था कि पुराने लोग जो थे वो इकट्ठा कर रहे थे, फिर उनने धीरे धीरे ऑब्जर्व किया कि कौन सी वनस्पति कहाँ मिल सकती है। अब कैसे अपनी डंठल से टूट कर गिरते हैं, गिरे बीज का अंकुरण और उनसे पौधों का निकलना आदि, मतलब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कैसे हो रहा है। फिर उन्होंने धीरे धीरे खुद पौधों की देखभाल की और उनको उगाना स्टार्ट कर दिया। और धीरे धीरे वे इससे कृषक बन गए ऑब्जर्वेशन के साथ। देखिए फ्रेंड्स, क्या हुआ होगा ना, तो पहले टाइम में लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। उन्होंने देखा होगा कौन से जानवर हमारे लिए फायदेमंद हैं। और सबसे पहले उन्होंने जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ठीक है, मतलब पहले उनने जो कुत्ता जो जैसा दिखता था पहले उसका पूर्वज, उसको सबसे पहले पालतू बनाया था। तो मतलब आपको पता होना चाहिए पहले कौन सा जानवर पालतू बनाया गया। धीरे धीरे लोग भेड़ बकरी गाय सुअर जैसे जानवरों को घर के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। फिर वो देखने लगे कि कौन से जानवर हमारे लिए अच्छे हैं। ठीक है, ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। मतलब उन्हें इन जो पालते थे पशु, उनकी उन्हें सुरक्षा भी करनी पड़ती थी जंगली जानवरों से। इस तरह वो धीरे धीरे पशुपालक बनते गए। बचने की प्रक्रिया देखिए, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बचने की प्रक्रिया कहा गया। मतलब जैसे जैसे पेड़ कृषि करने लगे और जानवरों को पशुपालन करने लगे, उसको क्या कहते थे कि उनने बसने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी एक जगह। तो उन्हें ना देखिए छांटना पड़ता था कि कौन से पौधे सही हैं हमारे लिए, है ना, वो ये देखते थे कौन से जानवर हमारे लिए ठीक हैं। वो ऐसे जानवरों का चयन करते थे या पौधों का जो बीमार होने की जिनकी संभावना कम हो। ठीक है, इसमें देखिए यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनके बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं। साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों को के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। ठीक है, अब देखिए आप कोई चीज चूज करेंगे चार में से, तो आप देखेंगे कि कौन सी ज्यादा अच्छी है, कौन सी हमें लॉन्ग टाइम तक रहेगी, है ना। तो उसी तरीके से ये इन्होंने देखा कि हमें क्या उगाना चाहिए। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना गया जो आमतौर पर अहिंसक होते थे।
ठीक है, अब शेर तो पाल नहीं लेंगे सब लोग, है ना, तो उनने ऐसे जानवर चुने जो अहिंसक होते थे। तो पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों और पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। ठीक है, जो उनने जानवर पाले और जो उन्होंने कृषि की वो जंगली जानवरों से थोड़े थोड़े अलग हो गए। ठीक है, मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। तो आपने देखा जो जंगल में मिलेंगे आपको, उनको तो शिकार करना पड़ता है, तो वो उनके दांत वगैरह तेज होते हैं। जो अपन पालते हैं, अब वो उनके दांत क्या, वो छोटे हो गए हैं, सींग छोटे हो गए हैं। तो क्या हुआ ना कि बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। ये करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। तो ये ध्यान रखिए आपकी जो बसने की प्रक्रिया है जैसे कृषि की और पशुपालन की, वो 12,000 साल पहले ही सिर्फ शुरू हुई है। लोग तो लाखों साल पहले थे, लेकिन सिर्फ 12,000 साल पहले ही स्टार्ट हुआ। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। आप सोचेंगे कि हम ये खा रहे हैं, है ना, आपको इतना लगता नहीं होगा, लेकिन आप सोचिए कि उन लोगों ने तब सब ढूंढा कि कौन सा हमारे लिए फायदेमंद है, क्या है, एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, तब अब हम इसे खा रहे हैं। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और जौ आते हैं। तो सबसे पहले कौन सी फसल उगाई गई? गेहूं और जौ। उसी तरह सबसे पहले पालतू जानवर उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते थे। पहले उनने कुत्ते को वो बनाया अपना पालतू, और सबसे पहली फसल उगाई थी गेहूं और जौ। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट हमारा फैक्ट है, गेहूं और जौ उगाई, मतलब कभी आ जाए कि पहले कौन सी फसल उगाई गई। फ्रेंड्स, इधर दिया हुआ है कि जब आप खेती करते हैं ना, तो आपको मतलब पौधे जो है उनको उगने में समय लगता है थोड़ा। तो उस अनुसार क्या था कि ना जब तक मतलब लंबे समय तक उगते थे ये पूरे तो उन लोगों को एक ही जगह रहना पड़ता था। ठीक है, इससे एक ही जगह पे उनने रहना स्टार्ट करा। बीज बोने से लेकर फसलों को पकने, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़िया से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। ठीक है, मतलब इन सब कामों के लिए उन्हें एक ही जगह रहना पड़ा लंबे समय तक, तो उन्होंने एक जगह बसना भी शुरू करा। अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए उन्हें भंडारण की बात सोची, और इसके लिए फिर उन्हें बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी, और फिर जमीन में गड्ढा खोदा, मतलब उस उनके लिए फिर उन्होंने दूसरे काम भी करना शुरू करे। जो जानवर थे ना, वो भी चलते फिरते खाद भंडार थे। क्यों? जानवर बच्चे देते हैं, दूध देते हैं, ठीक है, मांस देते हैं, तो वो हमारे मतलब उनके लिए पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका था, इससे उन्हें खाना मिल रहा था, तो इसलिए उनने इनको भी पाला। फ्रेंड्स, जो पिछले चैप्टर में मैंने आपको एक मैप दिखाया था, वहाँ पे जो नीले डॉट्स थे, तो वहाँ पे जो पुरातात्विक थे आर्कियोलॉजिस्ट, उन्हें शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। जो स्टार्टिंग में जो कृषक थे और पशुपालक थे जो पहले हुए थे सबसे, उनके उन्हें साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। ठीक है, हमारे पूरे उपमहाद्वीप में मिलते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, ठीक है, आधुनिक कश्मीर में, पूर्वी और दक्षिण भारत में हमें इनके साक्ष्य मिले हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी, मतलब वो वहां रहते थे या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब मतलब उन्हें साक्ष्य मिले, तो इसके लिए वो क्या देखते हैं वैज्ञानिक, मैंने आपको बताया था, पौधे और पशुओं की हड्डियां जो उन्हें मिलती हैं उनका अध्ययन करते हैं, देखते हैं उस टाइम कितने पुराने थे, क्या थे, इस तरीके से वो चीजों का पता लगाते हैं। और इनको देखिए सबसे उन्हें वहां क्या मिला? जले हुए अनाज के दानों के अवशेष मिले हैं। मतलब उन्हें अनाज उगाया होगा, फिर उसको जलाया होगा, ठीक है, जो भी बनाया होगा खाना वाना जो भी, तो उनको जले हुए अनाज के दानों के अवशेष मिले हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं, मतलब वो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, और तो वो लोग क्या देखते हैं, वैज्ञानिक की जो है पुरानी हड्डियां मिलती है, अवशेष मिलते हैं, उससे वो इतिहास की जानकारी कर निकालते हैं। तो अब देखिए कहाँ कहाँ हमें अनाज और पालतू जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो आधुनिक पाकिस्तान में है, वहां से ये जो है हमारा फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद कर लेना चाहिए। पुरास्थल मेरठ से, मैंने आपको बताया पुरास्थल जहाँ पहले लोग रहते थे काफी साल पहले, उसको पुरास्थल बोलते हैं। मेहरगढ़ जो आधुनिक पाकिस्तान में है, वहां से गेहूं, जौ, भेड़ बकरी और मवेशी के हमें साक्ष्य मिले हैं। कोल्डी हवा कहाँ है? आधुनिक उत्तर प्रदेश में है। कोल्डी हवा से हमें मिला है जानवर, चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े मिले हैं। ठीक है, महागढ़ा आधुनिक उत्तर प्रदेश में है, वहां से हमें मिला है
चावल और मवेशी, मिट्टी पर खुरों के निशान। मवेशी मतलब मिट्टी पर उन्हें मवेशियों के खुरों के निशान मिले हैं और चावल मिले हैं। ठीक है। गुम्फ क्राल आधुनिक कश्मीर में है, यहाँ से हमें गेहूं और दलहन मिला है। ठीक है। बुर्जहोम आधुनिक कश्मीर में है, इससे हमें गेहूं, दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़ और बकरी के साक्ष्य मिले हैं। चिराद जो आधुनिक बिहार में है, वहां से हमें गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस और बैल के हमें साक्ष्य मिले हैं। हलूर आधुनिक उत्तर प्रदेश से हमें क्या मिला था? ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर। और पय्यमपल्ली आधुनिक आंध्र प्रदेश से हमें काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़ और सुअर इनके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। अब मैं आपको एक बार मैप में दिखा देती हूँ कि ये जगह कहाँ है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेहरगढ़, जो मैंने आपको बताया था पाकिस्तान में है। बुर्जहोम कश्मीर में है। ठीक है। चिराग, कोल्डी हवा, जो मैंने आपको बताया था महागढ़ा, जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। दाउजली हेडिंग आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में है। ये जो नीले डॉट निशान है ना, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है। हलूर है, ये नव पाषाणकालीन पुरास्थल है। पय्यमपल्ली साउथ में आप देख सकते हैं। तो ये हमारे नवपाषाणकालीन पुरास्थल हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो स्थायी जीवन की ओर कैसे बढ़े? पुरातत्वविद जो थे, आर्कियोलॉजिस्ट, उनको कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ी और घरों के निशान मिले हैं। ठीक है। उन्होंने जब खोज की तो उन्हें झोपड़ी और घरों के निशान मिले। जैसे कि बुर्जहोम, जो मैंने आपको भी दिखाया, वर्तमान कश्मीर में है, कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिसे गर्तवास कहते थे। ये फैक्ट आपको अच्छे से लिख लेना चाहिए कि कश्मीर में के बुर्जहोम से हमें मतलब गर्तवास के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियां थी। नीचे जा सकते थे आप, जमीन के नीचे उन्होंने घर बनाया था। इसमें उन्हें ठंड और ठंडे मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ठीक है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर और बाहर खाना पकाते होंगे, जैसा मौसम रहता होगा। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाणकालीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। देखिए, जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो उनके औजार नुकीले हो गए, उस पर पॉलिश की जाने लगी। उसकी धार को अधिक पैना करने के लिए उन पे पॉलिश भी चढ़ाई गई। देख देख सकते हैं आप। तो उसको नाम दिया गया नवपाषाण काल। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। ठीक है। आज 1000 साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार प्राचीन प्रस्तर युगीन औजार का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे, मतलब औजार से पत्थर से नहीं बनाए जाते थे, हड्डियों से भी बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, इन पर अलंकरण भी मिलता है। तो हमें देखिए पहले क्या क्या चीजें मिलती हैं इस तरीके की। फ्रेंड्स, पहले जो बर्तन थे, वो बर्तन हुआ मिले थे मिट्टी के, उनको उनका यूज किया जाता था चीजों को रखने के लिए, लेकिन धीरे धीरे उनको बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं और दलहन जैसे अनाज आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। ठीक है। क्या? चावल, गेहूं और दलहन। इसके साथ साथ जब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे, इसके लिए कपास जैसे पौधे उगाए जा सकते थे। मतलब धीरे धीरे उन्होंने कपड़े बुनने का भी काम किया। लेकिन इनने कहा कि क्या ये सब चीजें एक साथ हुई होंगी? नहीं। कहीं पर मतलब आप किसी जगह देखेंगे तो लोग इतना आगे बढ़ गए थे कि खेती पशुपालन कर रहे थे, लेकिन अभी भी कहीं जगह स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह ही कर रहे थे। पुरातत्वविद बहुत स्पष्ट रूप से इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। अन्य रीति रिवाज क्या थे? ठीक है। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया जिसमें प्राय कृषक और पशुपालक समूह में रहते थे, जिसे जनजाति कहते थे। विद्वानों ने पाया है ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाजों को मानते हैं जो संभवतः पहले से ही प्रचलित रहे हैं। देखिए, अभी भी जनजाति मिलती है। जनजाति क्या होती है? वो मतलब अपने ही एक ही जगह पे अलग रहती हैं समूह में, और अपना अभी भी खेती करती हैं या पशुपालन ही करती हैं। इनके अपने अलग रीति रिवाज होते हैं। तो वो होती है जनजाति। पहले भी होती थी और अभी भी आपको मिल जाएंगी ट्राइब्स। प्राय जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। जो जनजाति है वो अपनी छोटी छोटी बस्ती में रहते हैं। ज्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इस तरह से वे परिवार के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं। ठीक है। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते हैं। अभी भी वो वही काम कर रहे हैं। अक्सर महिलाएं खेती का सारा काम जो महिलाएं होती हैं वो खेती का काम करती हैं। इनमें जमीन तैयार कर बीज बोने, पौधों की देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक का वो काम करती हैं। बच्चे भी पौधों की देखभाल करते हैं। ठीक है। महिलाएं उसके बाद जो पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं? पशुओं के बड़े बड़े झुंड चराते हैं।
और मतलब दोनों में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। उसी तरह दोनों मिलकर बर्तन बनाने, टोकरियाँ बुनने, औजार और झोपड़ियाँ बनाने का काम भी साथ-साथ करते हैं। गाना, नाच और घरों की सजावट भी उनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। तो जनजातियाँ, ट्राइब्स आपको आज भी मिल जाएँगी, उनके अपने अलग रीति-रिवाज़ होते हैं। और फ्रेंड्स क्या होता है, जनजाति में कुछ व्यक्तियों को नेता मान लेते हैं। वे अनुभवी वृद्ध व्यक्ति, नौजवान योद्धा या फिर पुरोहित हो सकते हैं, और वयस्क महिलाओं को भी सम्मान दिया जाता है। ठीक है, जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध और विशिष्ट होती हैं। इनमें उनकी भाषाएं, संगीत, कहानियां तथा चित्रकारी भी शामिल है। उनके अपने देवी देवता होते हैं, मतलब उनका अपना रीति रिवाज अलग ही होते हैं। जमीन, जंगल, घास के मैदान और पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है। मतलब जो ट्राइब्स होते हैं उनमें ऐसा नहीं है कि हमारे तुम्हारा, पूरे कुनबे की संपत्ति होती है, जो भी जंगल है, हाँ, जिसका उपयोग सभी एक साथ करते हैं। इसमें गरीब और अमीर जैसी कोई खास अंतर नहीं होता। देखिए, इस मामले में जनजाति हमसे अच्छी होती है, इसलिए जनजातीय समाज अन्य समाजों से भिन्न होते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेहरगढ़ के बारे में बताया गया है। मेहरगढ़ मैंने आपको मैप में दिखाया था। ये ईरान जाने वाले महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। कहाँ है? ईरान जाने वाले रास्ते बोलन दर्रे के पास है मेहरगढ़। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ से स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालन करना सीखा। यहाँ पे लोगों ने सबसे पहले क्या किया? जौ उगाया, गेहूँ उगाया और भेड़ बकरी पाली। देखिए, गाँव साइड में लिखा है। गाँव क्या होता है? गाँव की विशेषता है कि वहाँ रहने वाले अधिकांश लोग भोजन उत्पादन में लगे होते हैं। तो उसी को गाँव कहते हैं कि सब लोग एग्रीकल्चर पे ही लगे हुए हैं। तो वो गाँव हो जाता है एक तरीके से। यहाँ अब ये देखते हैं, यहाँ खुदाई में जो मेहरगढ़ था, यहाँ खुदाई में सबसे पहले के स्तरों से पुरातत्व को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इनमें हिरण और सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां भी शामिल हैं। पहले उन्हें मिली, जब उन्होंने करा तो पहले उन्हें हिरन और सुअर की मिली। उसके बाद के स्तर में उन्हें भेड़ और बकरियों की ज़्यादा हड्डियाँ मिली। उसके ऊपर ज़्यादातर मवेशियों की हड्डियाँ मिली हैं। मतलब ऐसा लगता है कि लोग मवेशियों को पालने लगे थे, क्योंकि जब एक ही जानवर टाइप के जानवर की हड्डियाँ ज़्यादा मिले, यानी उनको पाला गया एक ही जगह। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मतलब इतने कमरे हैं तो कुछ में अनाज वगैरह का भंडारण किया जाता होगा। फ्रेंड्स, जब हम लोग खुदाई करते हैं ना किसी जगह की, तो वहां पर स्तर होते हैं। आप देख सकते हैं चित्र में बने हुए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्तर। तो जो सबसे सबसे नीचे होगा वो सबसे पुराना होगा। तो हमें वो समय का बताएगा। देखिए, मनुष्यों के बाद मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। ठीक है, जो पहले लोग थे वो मानते थे कि, अभी भी मानते हैं कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ सामान रख देते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कब्र दी हुई है कि इस तरीके से उन्होंने बकरी भी रख दी कि आपको अगर मृत्यु के बाद भूख लगे तो आप खा सकते हैं। सॉरी, मतलब ऐसा वो मानते थे। मेहरगढ़ में एक घर का, आप देख सकते हैं, इस तरीके का घर होता था, कमरों वाला। तो एक दो कमरे होते थे अनाज के भंडारण के लिए। तो मेहरगढ़ इंपॉर्टेंट है, इसका जो भी है इसके बारे में आप इसको नोट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मैप में मैंने आपको दिखाया था नॉर्थ ईस्ट में दाओजली हिडिंग। यह पुरास्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। ये जो आपको पुरास्थल है, ये चीन और म्यांमार की ओर जाने वाला जो रास्ता है, ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है। यहाँ से हमें खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। साथ ही यहाँ से जेडाइट पत्थर भी मिला है। संभवतः ये पत्थर चीन से आया होगा, क्योंकि ये यहाँ का नहीं है तो चीन से लाया गया होगा। इसके अतिरिक्त इस पुरास्थल से काष्ठाश्म में अति प्राचीन जो लकड़ी है, जो सख्त होकर पत्थर बन गई है, इसके औजार और बर्तन भी हमें यहाँ से मिले हैं। तो देखिए, जो मेहरगढ़ हुआ, ठीक है, मैंने आपको बताया था कश्मीर में बुर्जहोम से गर्तवास के साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले गेहूं और जो मेहरगढ़ से उगाया गया। तो ये जो इम्पोर्टेंट स्थल दिए हैं और वहां पर क्या हुआ, ये इस चैप्टर में आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।